नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम सैमुलिंकम का जनरल फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है एसिड बेस बैलेंस चैप्टर 5। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो कॉलेज मेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें इसे, ताकि मैं क्योंकि इस पूरे बुक का आपको एक समरी और एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, शुरू करते हैं चैप्टर एसिड बेस बैलेंस। अभी हमने पिछले चैप्टर में बात करी होम्योस्टैसिस में क्या होता है। होम्योस्टैसिस में हमको एक बेल शेप्ड कर्व होता है, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर पीएच में हम काम कर सकते हैं हमारी बॉडी अच्छे से। उससे ज़्यादा या कम होगा तो भाई एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं करते या बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती हमारी। तो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अपनी दिखाए करके। तो इसका अब देखो हेडिंग सबसे बेस्ट वही कहा था सैमुलिंगम में। इंट्रोडक्शन है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पीएच क्या होता है, डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं एसिड बेस स्टेटस का, फिर रेगुलेशन करते हैं उसका डेफिनेशन क्या है, फिर एसिड बेस बैलेंस बाय रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म, फिर डिस्टर्बेंस में एसिडोसिस पढ़ेंगे, एल्कोलोसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और अनायन गैबिक टर्म। देखो भाई ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। आप जो केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो अपने, है ना, उसमें वही वो फॉर्मूले लगते हैं बस। आपको इसमें तो और कुछ नहीं, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिलेगा और एक एसिड क्या होता है, एक बेस क्या होता है, बस वो पता होना चाहिए। अपने आप मेंटेन होगा भाई हर चीज़, और पूरा आराम से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बॉडी में क्या हो रहा है। तो भाई इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एसिड क्या होता है, कॉमन सा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छठवीं से भाई, तो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, सीधी सी बात है। प्रोटॉन एक्सेप्ट जो करेगा उसको हम बेस कहेंगे, सीधी सी बात है। और हमारे बॉडी का जो जो प्लाज्मा का जो क्या होता है पीएच इक्वल टू 7.4, और उसमें स्लाइट वेरिएशन कर देते हैं +0.2 और -0.2, वहाँ तक रहे तो बॉडी ठीक ठाक रेंज में रहती है। मतलब और उससे ज़्यादा ही डेविएट हो जाए तो मतलब एसिडोसिस एल्कोलोसिस वहाँ की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। अब हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन भाई एक तो H+ है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखिए हाइड्रोजन आयन जो होता है ना 10⁻², 10⁻5, ऐसे बात करने से अच्छा है हमने क्या निकाल दिया, हमने एक पीएच का स्केल ही बना दिया सीधा। वो क्योंकि आसान पड़ता है, 1 2 आसान पड़ता है ना भाई, 10⁻3, 10⁻⁻6 ये सब बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगता है, तो इसीलिए अपन ने पीएच टर्म निकाला, ये आपको पता ही था। अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, 38 to 48 नैनो मोलर पर लीटर ये होता है इसका कंसंट्रेशन एवरेज। याद हो तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 38 से 42 नैनो मोलर पर लीटर, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला पता ही रहता है आपको, -log H+। अब भाई और पी इस फॉर्मूले से हमें को बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हमें क्या पता होना चाहिए भाई, अगर पीएच बढ़ रहा है मतलब बढ़ रहा है, क्या उसका मतलब है, मतलब आपका H+ का कंसंट्रेशन घट रहा है, और पीएच अगर घट रहा है मतलब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एसिडिटी और बेसिस मतलब वही एल्कोलोसिस, इसमें आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा टर्म है। डिटर्मिनेशन बचपन में फॉर्मूला पढ़ के आए क्लास 11th में, हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन, pH = pK + log HCO3 - CO2, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और pK की वैल्यू यहाँ कॉन्स्टेंट रहती है 6.1, फॉर्मूला याद रख लेना क्योंकि अच्छी बात है भाई, रख लोगे तो फॉर्मूला। अब देखो भाई रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड्स की टर्म पे बात करते हैं। दो टाइप के एसिड्स को इसने क्लासीफाई किया, एक वोलेटाइल एसिड्स होते हैं, एक नॉन वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल का मतलब जो उड़ जाए मतलब भाई CO2 को अपन अगर मान लो भाई CO2 का लेवल बढ़ रहा है ना, वोलेटाइल एसिड डिराइव फ्रॉम CO2, तो क्या होता है CO2 को कहाँ से निकाल सकते हैं अपन, अपने फेफड़ों से निकाल देंगे ना भाई, नाक से बाहर। लेकिन नॉन वोलेटाइल एसिड हो गया जब क्या बोलते हैं आप, प्रोटीन ये सब के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस करते हैं, उसको ऐसे नहीं निकाल सकते ना भाई, नॉन वोलेटाइल हो गया हो। जैसे कि एग्जांपल हो गया सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है H2SO4, वो कब प्रोड्यूस होगा, सल्फर किस एमिनो एसिड में होता है, दो आपको पता ही है, सिस्टीन और मिथ्योनिन, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी मैंने एक चैनल में डाला है स्ट्रक्चर बेस वाला, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब प्रोड्यूस होगा, बेसिक वाले अमीनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, खतरनाक एसिड्स होते हैं, इसको हमें न्यूट्रलाइज करने की। और बफर का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, बफर का मतलब होता है भाई कांस्टेंट रखना है, पीएच ज़्यादा हो तो उसको कम कर हैं तो, और कम हुआ तो उसको बढ़ा दो, मतलब ताकि 7.4 में आ सके। तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, 3 टाइप का मैकेनिज्म पढ़ना है हमको। एक एसिड बेस बफर सिस्टम जिसमें फ्री H+ आयन के आसपास पूरी कहानी घूमेगी, बस ये वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लो, फ्री H+। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म आएगा, CO2 अपने दिमाग में याद रखो। और रीनल मैकेनिज्म में बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन, बस ये 3 टर्म याद रखो, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखने वाले हैं, बस तुम सुनते रहो भाई। अभी रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय एसिड बेस बफर सिस्टम। बफर का मतलब समझ में आ गया आपको,
एक एसिड क्या होता है समझ में आ गया, जो H+ दे। बेस क्या होता है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है भाई, बहुत काम आएगी आगे। अनप्रोटोनेटेड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। अब देखो भाई, जो बेस होता है ना उसमें वो सॉल्ट होता है। देखो एग्जांपल देंगे अभी अपन, सीधा सिस्टम से शुरू कर देते हैं। एक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पढ़ना है, फॉस्फेट बफर सिस्टम पढ़ना है और एक प्रोटीन बफर सिस्टम पढ़ना है अपने को। तो बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। H2CO3 नाम क्या है भाई, कार्बोनिक एसिड। क्या देगा आपको, H+ देगा। ठीक है, अब उसमें से H+ निकल गया, बचा क्या, HCO3-। ठीक है, ये एक बेस के साथ उसके साथ कंबाइन कर लेगा सोडियम के साथ, तो वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इतना दिमाग रखाओ, एसिड कौन है यहाँ पर, एसिड कौन है, बेस कौन है, बस पता होना चाहिए। और जो कंडीशन होगी जस्ट फिर इन दोनों में से हम किसका यूज़ करेंगे ताकि हम 7.4 के नज़दीक पहुँच पाए, क्योंकि हमें कांस्टेंट मेंटेन करना है। कॉन्सेप्ट याद रखो, बस याद रखना है। यहाँ एसिड कौन है आपका, H2CO3, और बेस कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों है भाई, वो एक्सेप्ट करेगा HCO3- को मैं H+ दूंगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में, और H2CO3 टूट जाता है CO2 + H2O में। तो HCO3- को क्या है, एक सोडियम दे दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो बेस हो गया। बस इतना दिमाग में याद रखो, और कुछ नहीं करना। अब देखो मान लो मैंने HCl ऐड किया, HCl ऐड किया मतलब H+ का नंबर बढ़ गया, H+ का नंबर बढ़ा मतलब pH क्या हो गया, कम हो गया। अगर pH कम हुआ है तो मतलब मेरे को क्या करना है, pH बढ़ाना है। ठीक है, अब pH कैसे बढ़ेगा, इस H+ को मैं न्यूट्रलाइज कर दूं। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लाने पड़े, एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या लाऊंगा, बेस। और बेस कौन है यहाँ पास, मैंने फिर कहा था सोडियम बाइकार्बोनेट। सीधे रिएक्शन होगी, सीधा H2CO3 बनेगा, फिर H2CO3 फिर टूट जाएगा CO2 + H2O में, खत्म। अगर दूसरा केस देखो भाई, NaOH डाल दिया, बेस डाल दिया, तो एसिड चाहिए हमको। अब एसिड कौन है यहाँ पास, H2CO3, उसके साथ रिएक्ट करो, खत्म भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये याद रखना है। एसिड कौन है, बेस कौन है, कंडीशन क्या हुआ है। अगर HCl का लेवल कैसे बढ़ रहा था, वो मेटाबॉलिज्म हम देख लिए कहाँ HCl प्रोड्यूस होगा, है ना। और NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट। अब याद रखो, ये जो सोडियम ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है ना, इसका जो बाइकार्बोनेट आयन है वो रेगुलेट करता है किडनी से, और जो CO2 होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेगुलेट होता है। दोनों एक साथ काम करते हैं। ये क्विक रेस्पॉन्स देता है पर इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता। अब इफेक्ट ज़्यादा क्यों नहीं होता, इसकी जो फॉर्मूला है भाई, वो जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, pH = pK+ करके ना, तो pH अपने को कितना मेंटेन करना है, 7.4, लेकिन इसमें pH की वैल्यू 6.1 है, तो pH के ज़्यादा करीब नहीं है। लेकिन जैसे हम प्रोटीन वाले सिस्टम तक बढ़ेंगे ना, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 7.4 के आसपास रहती है, तो उसमें कम ज़्यादा वेरिएशन पे हो जाता है, तो ज़्यादा पावरफुल होते हैं वाले सिस्टम लोग, दूसरे सिस्टम लोग, ये उतना पावरफुल नहीं होता। अब फॉस्फेट बफर सिस्टम भाई आराम से समझेंगे फॉस्फेट बफर सिस्टम को। अब इसमें ना भाई डायरेक्ट ना, फॉस्फेट का मतलब दिमाग में फॉस्फोरिक एसिड आएगा तुम्हारे। एक इसमें याद रखना है, फॉस्फोरिक एसिड मतलब एक से ज़्यादा H+ दे सकता है ना, तो उसमें बॉडी में सीधा हम H3PO4 कन्वर्ट वो नहीं बनाते। अपन क्या करते हैं, एक H निकाल देते हैं, H2PO4-। ठीक है, ये अभी भी क्या रख सकता है, एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो है ना, क्योंकि याद रखना है HCl में क्या था, एक ही हाइड्रोजन आयन था, इसमें ये एक से ज़्यादा दे सकता है, H3PO4, इतना तो अपने पता है केमिस्ट्री में। तो अपन H2PO4-, इसमें एक सोडियम ऐड करवा देते हैं, क्योंकि ऐसे घूम नहीं सकता ना भाई, उसको सोडियम मिलेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaH2PO4 बनेगा। ठीक है, और बेस क्या होगा, एक हाइड्रोजन और निकाल दो इसका, अब बन जाएगा HPO4-। इसको रिएक्ट करा तो भाई Na2HPO4, Na2HPO4 ये जो है बेस है आपका, और NaH2PO4 ये क्या है आपका एसिड है। फिर वही कॉन्सेप्ट बैठाना है, बस आपको पता होना चाहिए एसिड कौन है यहाँ, बेस कौन है, बस एक बार लिख लो, नहीं तो अपने दिमाग में सेट कर लो। H3PO4 था, एक H+ पहले से हटा देना क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा रहते हैं करके, उसमें एक सोडियम दे दो, और एक और सोडियम दोगे तो सीधा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सोडियम वाला एसिड, दो सोडियम वाला बेस। और इसमें फिर वही कंसेप्ट करना है अपने को भाई। अगर HCl ऐड किया है तो मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ा है, अब मेरे को नॉर्मल लाना है, तो भाई मैं बेस ऐड करूँगा। बेस कौन था, दो सोडियम वाला, Na2HPO4, खत्म भाई काम। रिएक्शन अपने मन से लिख लेना, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब NaOH बेस ऐड किया है तो मेरे को एसिड ऐड करना, और एसिड कौन था, एक सोडियम वाला, NaH2PO4, खत्म भाई ये भी। अब देखो लेकिन भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फेट बफर सिस्टम में क्या होता है, हमारे रेड ब्लड कार्ब सेल में जो रहता है वहाँ सोडियम नहीं रहता, वहाँ पोटेशियम यूज़ होता है। तो जहाँ पास आप दो सोडियम बोल रहे थे या एक पोटेशियम एक सोडियम बोल रहे थे, वहाँ पास आप पोटेशियम लिख देना बस, तो KH2PO4 हो जाएगा और K2HPO4 हो जाएगा, ख़त्म भाई। प्रोटीन बफर सिस्टम में यही कॉन्सेप्ट रहता है, वहाँ पास आपका H+ को बैलेंस करना है। इसका बस आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा बस इतना याद रखना है आपको, ये जो तीसरा है कि यहाँ पर 7.4 के पास होती है, जो प्रोटीन का जो pK की वैल्यू रहती है ना, वो 7.4 के पास होती है। दो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ आएगा, बहुत है ये इतना। तीसरा देखो भाई, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म।
एक रिएक्शन अपन ने पढ़ते हैं ना, CO2 H2O से कंबाइन करता है, फिर H2CO3 बनता है, फिर ये अनस्टेबल होता है तो H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है। ये रिएक्शन उल्टी भी चलती है, ये दोनों कंबाइन करता है H प्लस HCO3 माइनस से फिर H2CO3 बनता है। ये भाई लोकेशन के हिसाब से डिफ़र करती है। लंग्स में जैसे कि ये रिएक्शन लंग्स में कहाँ चलानी है और टिश्यू में कौन सी चलानी है, जैसे कंडीशन होती है उस हिसाब से चलाते हैं। जैसे कि अपने को एल्वोलाई से, जो एल्वोलाई ऑफ लंग्स है उसमें मेरे को CO2 वापस भेजना है ब्लड में से ना, तो मैं क्या करूँगा, CO2 बनाऊँगा, तो इस रिएक्शन को कैसे लेकर जाऊँगा, H प्लस प्लस CO3 माइनस H2CO3 बनाऊँगा, CO2 प्लस H2O, ख़त्म भाई। ये ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो, जस्ट उल्टा इसका और टिश्यू में हो जाएगा। बस ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अपने को याद होना चाहिए। अब भाई देखो, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय रीनल मैकेनिज्म। रीनल में मैंने कहा था बाइकार्बोनेट आयन आएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। अब यही रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन वहाँ चलती है। ये चैप्टर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो उसको, रीनल वाले चैप्टर में, है ना, उसका टेंशन मत लो। तो अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, वो एक फॉर्मूला याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूले से आपको बस इतना पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा पावरफुल है बेस्ड ऑन द पीके वैल्यू करके, इसीलिए वो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फिर मैंने बताया कि भाई H प्लस के पूरे एसिड बेस बफर वाला जो रहता है, फ्री H प्लस वाला, उसमें हमें कुछ नहीं करना रहता, H प्लस देखना रहता है। एक बार आपका H2CO3 वाला सिस्टम हमने देखा, एक दूसरा आपका फॉस्फेट वाला सिस्टम देखा, एक प्रोटीन वाला देखा। प्रोटीन वाले में बस इतना याद रखना, ये ज़्यादा देर तक काम करता है। और एक हो गया अपना रीनल वाला देखा हमने, रीनल में बाइकार्बोनेट, बस इतना याद रखो, उसमें बाइकार्बोनेट और H प्लस का रोल होता है। उसमें क्या होता है, अपने को ट्यूबुलर अराउंड में देखना पड़ेगा, वो अपन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो आप कि इसमें ये होता है। अब देखो भाई, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अगर pH की जो वैल्यू है वो कम हो जाए तो एसिडोसिस बोल देंगे, और अगर बढ़ जाए तो एल्कलोसिस। अब एसिडोसिस कब होगा, जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या फिर बेस का नंबर कम हो जाएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर CO2 का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि वो H2CO3 बनाएगा जो हाइड्रोजन आयन देगा, तब एसिडोसिस होगा। या फिर इसका उल्टा ले लो, बाइकार्बोनेट आयन का नंबर कम हो गया। एल्कलोसिस में क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा, pH 7.4 से ज़्यादा आएगा। अब 7.4 से कब ज़्यादा आएगा, जो एसिड है उसका नंबर कम हो गया, CO2 का नंबर कम हो गया, और इंक्रीज हो जाए बाइकार्बोनेट का नंबर। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एसिड बेस डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। जहाँ पास रेस्पिरेटरी आ गया ना, वहाँ पूरा खेल CO2 के है, और जहाँ मेटाबॉलिक आ गया ना, वो आपका बाइकार्बोनेट आयन से रिलेटेड रहेगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए। बस रेस्पिरेटरी बोला मैंने, एसिडोसिस का मतलब समझ में आ गया, एसिडोसिस का मतलब pH कम होना, एल्कलोसिस का मतलब pH बढ़ना 7.4 से ज़्यादा, ठीक है, कम ज़्यादा। और रेस्पिरेटरी बोलूँगा तो हाइड्रोजन CO2 का कॉन्सेप्ट है, और जैसे मेटाबॉलिक बोलूँगा बाइकार्बोनेट आना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ अपने दिमाग में याद नहीं रखना है। जैसे रेस्पिरेटरी, अभी आप खुद आंसर दोगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एसिडोसिस का मतलब क्या होगा, pH कम हुआ, और pH कम हुआ होगा, रेस्पिरेटरी है, तो CO2 का लेवल बढ़ गया होगा, सीधी सी बात है। CO2 का लेवल कब बढ़ेगा, जब आप हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन में चले जाते हो। अब उसका उल्टा कंडीशन देख लो भाई, जब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, आपका pH बढ़ जाएगा। और pH कैसे बढ़ेगा, आपका pH बढ़ जाएगा, pH बढ़ जाएगा मतलब आप जो CO2 का नंबर कम हो गया है, आप हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन में हो, तब ये प्रोड्यूस होगा। वैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस और आपका, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या होता है भाई, pH कम होना। अब मेटाबॉलिज्म के कारण होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बाइकार्बोनेट आयन हो, बाइकार्बोनेट आयन दिमाग में लगाओ, या फिर एसिड्स लगाओ, ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है तुम्हारा, कीटो एसिड होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, एसिटोएसीटेट, ये जो अपन पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, उसको मैं सत्यनारायण में पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मतलब उसका। तो ये लैक्टिक एसिड का नंबर कब बढ़ता है भाई, जब ग्लाइकोलेज एनारोबिक चलता है तो उसका लेवल बढ़ जाता है, सर्कुलेटरी शॉक में कंडीशन होती है तब होता है। जब हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या बोलते हैं, अपना क्या कीटोन बॉडीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है ना, क्योंकि ग्लूकोज ले नहीं पाते हम इंसुलिन के कारण, इंसुलिन की लैक हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया मेरे हिसाब से। यूरिक एसिड का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाए, अगर किडनी फेल हो जाए। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मतलब क्या होता है भाई, pH का बढ़ जाना। और इसमें क्या, मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा आपका, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द एसिड बेस इम्बैलेंस कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ एक्सेस H प्लस रिजल्टिंग इन इंक्रीज बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। ये सब पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। ये वाला क्या है ना, आपको किडनी वाले चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा। मेरे हिसाब से आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई। देखो भाई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, अपन उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन अपने को एटलीस्ट इतना ये समझ में आया कि कैसे रेस्पिरेटरी बोलेगा तो मतलब CO2 से रिलेटेड है, मेटाबॉलिक बोलेगा मतलब वहाँ एसिड्स आ जाएंगे, और एसिड्स में बाइकार्बोनेट आयन ले लेना है और ऑर्गेनिक एसिड्स ले लेना है, और अपना दिमाग लगाना है, pH कम होगा तो क्या एसिड प्रोड्यूस होगा, और वहाँ pH होगा तो CO2 के टर्म पे सोचना है आपको।
ये 4 टर्मिनोलॉजी क्लियर है। और एक और है गैप जंक्शन, एक छोटा सा टर्म है जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो कि इसमें क्या बोलते हैं, सोडियम माइनस बाइकार्बोनेट माइनस क्लोराइड आयन, तो इसकी एक वैल्यू 9 to 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। इसको डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा मत जानो, लेकिन आप एटलीस्ट आपको ये मेटाबॉलिक वाले जो टर्म होते हैं एसिडोसिस एल्कोलोसिस ये पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर को जैसे मैं अगर सम अप करूँ तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा, एक फॉर्मूला देखा है, 4 केसेस देखे हैं। 4 केसेस आप अपने आराम से भाई कॉपी खोलो, मेरा वीडियो आवाज़ बंद करो, एक बार खुद सोचो कि ये ऐसे लॉजिक लगाओ अपना खुद, आपको सारे आंसर खुद ही मिल जाएंगे। और जो आपको लग रहा है मेटाबॉलिज्म क्या बोल रहा है, मैं पढ़ाऊँगा तो आपको खुद सब समझ में आ जाएगा, आप उसका टेंशन ना लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जनरल फिजियोलॉजी के पूरे 5 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।